Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are going to continue part C from chapter 9 and this video is going to be part 3 from this part. इससे पहले के वीडियो में हमने कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी पढ़ ली थी कि कितने टाइप की कम्युनिटी होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं कम्युनिटी के, ये भी हमने पढ़ लिया था. And today we are going to study this topic, that is society and culture. As discussed in the previous section, the concept of society is more flexible in comparison with community. हमने पहले के सेक्शंस में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो सोसाइटी होती है वो कम्युनिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, कम्युनिटी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती जितनी सोसाइटी होती है. सोसाइटी कैन बी seen perhaps as people in general without the notion of sharing specific features the way we define a community. देखो, सोसाइटी में जो लोग होते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि वो आपस में उनके फीचर्स एक जैसे हो, वो स्पेशल फीचर्स को शेयर कर रहे होते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता सोसाइटी के लिए. जबकि कम्युनिटी में ये चीज़ ज़रूरी होती है. हम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कम्युनिटी में. जो भी कम्युनिटी में लोग रह रहे होते हैं उनकी कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, जबकि सोसाइटी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं होता. हाउएवर द टू टर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. लेकिन फिर भी अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करें, साधारण लैंग्वेज में बात करें, तो हम सोसाइटी और कम्युनिटी को इंटरचेंज कर देते हैं. ठीक है, द टर्म कल्चर रिफर्स प्राइमरीली टू द वे ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल. अब देखो, कल्चर क्या है? कल्चर एक टर्म है जो हमारी वे ऑफ लिविंग को बताती है कि लोग कैसे जी रहे हैं. कल्चर कंसिस्ट ऑफ all those elements of a person or a group's environment, both tangible as well as intangible, that are created by people for their own use. देखो, कल्चर में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक पर्सन को या बहुत सारे पर्सन को ज़रूरी होते हैं. ठीक है, अब कल्चर के अंदर टेंजिबल चीज़ें भी आती हैं, इनटेंजिबल चीज़ें भी आती हैं. ठीक है, अब टेंजिबल चीज़ें क्या हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं. ठीक है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स. और इनटेंजिबल में क्या आ जाता है? हमारे बिलीव्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी प्रैक्टिसेस, इसको हम इनटेंजिबल बोलते हैं. तो जो कल्चर होता है ना, वो इन दोनों का मिक्स होता है. मतलब वो मटेरियल थिंग्स और हमारी वैल्यू, बिलीव्स, इनका मिक्सचर होता है. ठीक है, और इन सारे ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो सारे बिलीव्स हैं, ये हम ही ने बनाए हैं. ठीक है, जो भी समाज में मान्यताएं हैं ये हम ही ने बनाई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएँ. ठीक है, दिस टर्म कल्चर इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट वे इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. अब ये जो टर्म कल्चर है ना, इसको और भी तरीके से यूज़ किया जाता है. Sometimes culture is used to imply high society when we refer to a person as very cultured, for example. देखो, कभी कभी हम कल्चर का यूज़ हाई सोसाइटी के लिए भी करते हैं. अगर हम कह रहे हैं कि सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा कल्चर्ड है, तो इसका मतलब कि सामने वाला पर्सन हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है. ठीक है, दिस इज़ नॉट द वे द टर्म इज़ यूज्ड इन आवर सब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे जो हमारे होम साइंस सब्जेक्ट में हम कल्चर पढ़ रहे हैं ना, उसका इस हाई सोसाइटी वाले मतलब से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, यहाँ पे हमारा मतलब कल्चर से कुछ और है. We use culture to simply mean the beliefs of people and their ways of living. तो हमारे लिए कल्चर का क्या मतलब है? हमारे लिए कल्चर का मतलब सीधा सीधा है कि लोगों के बिलीव्स क्या हैं, लोग अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं. ठीक है, it includes the food we eat, the clothes we wear, the language we use, and the celebrations that we participate in, among other things. तो कल्चर में हमारा फूड भी आ जाता है, हमारे कपड़े भी आ जाते हैं, हमारी लैंग्वेज भी आ जाती है, हम कौन कौन से फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं. कल्चर ऑल्सो कंसिस्ट्स
ऑफ आइडियाज ऑफ पीपल। कल्चर में लोगों के आइडियाज भी आते हैं। Thus we can say that culture is a dynamic and complex construction of a variety of things. तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर जो है ना वो कई सारी चीज़ों को मिला के बना है, दैट आर पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट, आवर पास्ट एज वेल एज आवर फ्यूचर। अब ये जो चीज़ें हैं ना, जो कई सारी चीज़ें जिनको मिला के कल्चर बना है, ये सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से भी बिलोंग करती हैं, हमारी प्रेजेंट से भी बिलोंग करती हैं और हमारे फ्यूचर से भी बिलोंग करेंगी। Like a community, a cultural group is seen as a group that has shared ideas about things, usually living in close proximity to each other. तो जैसे कम्युनिटी होता है ना, जहाँ पे ग्रुप में लोग रहते हैं जिनके आइडियाज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उसी तरह सेम चीज़ कल्चर में भी होती है। जो कल्चरल ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे भी लोगों के आइडियाज़ कहीं कहीं मैच करते हैं, ठीक है, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऑल्सो कल्चर शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद कंट्री, स्पेशली इन अ कंट्री एज लार्ज एज आवर्स वेयर देयर आर काउंटलेस एथनिक ग्रुप्स, सेवरल इकोलॉजिकल सेटिंग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस। अब देखो, कल्चर को हमें कंट्री के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। कल्चर दूसरी चीज़ हो जाती है, कंट्री दूसरी चीज़ हो जाती है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे तो हमें बिल्कुल भी कल्चर को कंट्री से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ, आपको पता है, एक तरह का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग हमारी इकोलॉजिकल सेटिंग है। कहीं पे हमारे यहाँ प्लेन्स हैं, कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज हमारे यहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो कल्चर हमारे यहाँ लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं है। आवर कंट्री कैन बी कॉल्ड अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो हमारी कंट्री जो है ना, इसको हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर हैं। ऑफिशियली आवर कंट्री हैज़ 22 scheduled languages as per the 8th schedule to the Constitution of India when 4 new languages were added. देखो, अगर हम ऑफिशियली बात करें तो हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और ये जो लैंग्वेजेस हैं ये किस स्केड्यूल में बताई गई हैं? 8th स्केड्यूल में आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी, जहाँ पे 22 लैंग्वेजेस बताई गई हैं। 4 लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई थी, पहले 18 थी, बाद में 4 ऐड हुई, तो फिर 22 लैंग्वेजेस हो गई। अब वो जो 4 लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई वो कौन कौन सी थी? वो थी बोडो, मिथिली, संथाली और डोगरी। फॉर ईच scheduled language there are many other dialects that are spoken in the concerned state. अब देखो, ये जो लैंग्वेजेस 22 तो हैं ही, जो कि स्केड्यूल्ड लैंग्वेज है, इनके अलावा बहुत सारे डायलेक्ट्स भी हैं हमारे यहाँ, जो कि डिफरेंट स्टेट में अलग अलग हैं, ठीक है। These official languages can be counted very easily on a 10 rupees note. देखो, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, इनको हम 10 रुपीज़ के नोट पे देख सकते हैं। यू विल फाइंड ओनली 18 लैंग्वेजेस ऑन इट सिंस दिस नोट वॉज प्रिंटेड प्रायर टू द एडिशन ऑफ द लास्ट 4। अब देखो, आप जब 10 रुपये का नोट देखोगे ना, तो उसके ऊपर आपको 18 लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। 18 ही वहाँ पे हैं, क्यों? क्योंकि 4 लैंग्वेजेस बाद में ऐड हुई थी। तो वो 4 लैंग्वेज अभी आपको शायद देखने को न मिले, या हो सकता है अगर नोट नए हों 10 रुपये के, तो वहाँ पे आपको 22 लैंग्वेजेस भी देखने को मिल सकती है। इन योर काउंटिंग डू नॉट फॉरगेट दैट हिंदी एंड इंग्लिश अपीयर इन लार्जर फॉन्ट ऑन द नोट। और जब आप नोट पे देख रहे होगे, लैंग्वेजेस को काउंट कर रहे होगे, तो वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दिखेगी, जो कि थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे लेटर्स में लिखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी भी बताई गई है तुम्हारे को कि तुमको क्या करना है, 10 रुपीज़ का नोट लेना है, उसमें देखना है कि कितनी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं। 10 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो ये एक्टिविटी करने को यहाँ पे आपको बोली गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडिया एंड सोसाइटी। मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मीडिया। Along with the legislature
judiciary and executive, it is the fourth pillar of modern society. मॉडर्न सोसाइटी का फोर्थ पिलर कौन सा है? मीडिया है, ठीक है। तीन पिलर तो ऑलरेडी है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा फोर्थ पिलर कौन सा है? मीडिया है। वेयर एज द अदर थ्री are concerned with social organization, social control and functioning. Media is the means whereby communication takes place at an organized group level. देखो ये जो तीन पिलर है ना, ये तीन क्या करते हैं? ये तीनों सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सोशल कंट्रोल की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फंक्शनिंग किसी चीज़ की कैसे हो रही है, कोई नया रूल आया है तो उसको कैसे फंक्शन किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों पे ये तीनों नज़र रखते हैं। कौन कौन? लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये जो चौथा है, जो मीडिया है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है, यहाँ तक कि लोगों की बात को दूसरों तक पहुँचाने की बात भी मीडिया ही करता है। द डिफरेंट मीडिया दैट वी हैव keep us abreast with the events, personalities and advance in society, local, national and international. तो ये जो डिफरेंट टाइप के मीडिया है ना, ये क्या करते हैं? ये हमें इवेंट्स की जानकारी देते हैं, डिफरेंट लोगों के बारे में जानकारी देते हैं और सोसाइटी में लोकल लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ हम कैसे जान पाते हैं? मीडिया के थ्रू ही जान पाते हैं। Some of the different media that we encounter in our daily lives in modern society include television, newspaper, radio and internet. तो जो कुछ डिफरेंट टाइप के मीडिया हैं जो हम डेली जिनसे मिलते हैं, जो हमें डेली देखने को मिलते हैं, वो कौन है? न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है। ये तो हमें लगभग डेली सबको मिल ही जाता है देखने को। Each of these sources provide us with a window to the world. तो ये जो सारे sources हैं ना, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये हमारे लिए वर्ल्ड का एक विंडो होता है, खिड़की होती है जिसके थ्रू हम सारे संसार को देख सकते हैं। If it were not for the media, then we would know only what we discover for ourselves और what people tell us. अगर मीडिया नहीं होती तो सिर्फ हम वही चीज़ें जान पाते जो हम खुद डिस्कवर करते या जो हमें लोग बताते। मीडिया प्रोवाइड्स अस with information from the past and the present, from near and far away. तो मीडिया से हमें हमारे पास्ट के बारे में भी जानकारी मिलती है और प्रेजेंट की चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिलती है। चाहे कोई इवेंट हमारे पास में हो रहा हो, दूर में हो रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया के थ्रू हमें सब चीज़ की जानकारी मिल जाती है। इट ऑल्सो एक्सरसाइजेज एन इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल ट्रेंड्स। अब जो मीडिया होता है ना, इससे हमें सोशल ट्रेंड्स के बारे में भी पता चलता है कि सोसाइटी में इन दिनों चल क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स हैव बीन फाउंड to have an important influence on the consumption patterns of its viewers. अब जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि हमें सोशल ट्रेंड्स के बारे में भी पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीवी पे क्या होता है? एड्स आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपको एड्स दिखेंगे, रेडियो में भी एड्स आते हैं। तो ये जो सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, इनके थ्रू हमें जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है। That is why businesses use television for advertising their products. अब देखो जो businesses होते हैं ना, वो भी अपने products को एडवर्टाइज करने के लिए मीडिया का सहारा लेते हैं। Advertising is now a powerful and vibrant career today. तो आज के समय में ये जो एडवर्टाइजिंग है ना, ये बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही पावरफुल और वाइब्रेंट करियर है। Media also provides us the information about events related to education and careers. अब मीडिया के थ्रू हमें एजुकेशन की भी नॉलेज मिलती है कि हमें कहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कई सारे एडवर्टीजमेंट में डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी नॉलेज भी हमें मीडिया के थ्रू मिलती है। हमें कौन सा करियर फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ करनी चाहिए अपनी लाइफ में, ये चीज़ें भी, ये ऑप्शंस भी हमें मीडिया ही देता है, ठीक है। क्योंकि मीडिया को देख के ही
वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को देख के ही हमें चीज़ें पता चलती हैं, हम समझ पाते हैं कि पूरे वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन डेट्स। आप देखो, आपके एग्जामिनेशंस की डेट आ गई है, जैसे सीबीएसई एग्जामिनेशन की डेट आ गई, तो आपको कैसे पता चलेगा? इंटरनेट के थ्रू ही पता चलेगा ना, या न्यूज़पेपर के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब मीडिया ही तो है। Careers and scholarships are all advertised in national dailies. करियर्स के बारे में भी जो जानकारी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन डेट्स होती हैं, स्कॉलरशिप के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो सब हमें न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिलती है। दिस वे वी कैन assess possible place to apply for further education or occupation। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम पे अपने लिए इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनका पता लगा सकते हैं, अपनी एजुकेशन की फील्ड में और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें एग्ज़ाम की डेट पता चलेगी तो क्या होगा, हम और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह जो भी हमें एजुकेशन लेनी हो या कोई ऑक्यूपेशन ही करना हो, हमें क्या होता है, हम मीडिया के थ्रू उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। However, it is important to note that the influence that media information has upon an individual depends on several factors like the person's age, sex, education, ethnic background, and of course, temperament. अब देखो, जो मीडिया की इंफॉर्मेशन होती है, मीडिया के थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है ना, वो हर लोगों के लिए अलग अलग तरीके की होती है। मतलब हर कोई हर इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता। जो हमारे काम की होगी, हमारे मतलब की होगी, हम वही इंफॉर्मेशन लेना पसंद करेंगे, वही एडवर्टाइजमेंट देखना पसंद करेंगे। इवन हम वही टीवी चैनल भी देखना पसंद करते हैं जो हमारे काम का होता है, ठीक है, हमारे टेम्परामेंट के हिसाब से होता है, ठीक है। हमारा एथनिक जो बैकग्राउंड होता है ना, वो भी बताता है कि हम किस तरह के मीडिया को पसंद करेंगे, ठीक है। Whenever a new technology is introduced, take for instance mobile phones, it is usually seen that younger generations are more impacted by the invention। देखो होता क्या है, अगर एक एग्जांपल के लिए लो कि अगर फ़ोन का इन्वेंशन हुआ, कोई नया फ़ोन मार्केट में आया, तो जो बूढ़े लोग होंगे ना, उससे ज़्यादा एक्साइटेड कौन होगा? उससे ज़्यादा एक्साइटेड यंगर जनरेशन होगी, ठीक है। बूढ़े लोग उतने ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। या टीवी पे ही अगर कोई ऐड आ रहा है किसी फ़ोन का, तो उसके लिए यंगर जनरेशन उसको ज़्यादा देखना पसंद करेगी, बूढ़े लोग उतना ज़्यादा देखना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अपार्ट फ्रॉम टीवी एंड न्यूज़पेपर, वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। अब देखो, टीवी और न्यूज़पेपर के अलावा हम इंटरनेट के थ्रू भी वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं। टुडे वी फाइंड साइबर कैफ़ेज इवन इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। आज के समय में जो साइबर कैफ़ेज है ना, वो छोटे शहरों में, विलेजेस में भी होते हैं। द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज़ मच मोर वेरिड एंड डिटेल्ड देन एनी अदर मीडिया सोर्स। तो जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन होती है ना, वो डिफरेंट तरह की होती है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, जो शायद दूसरे मीडिया सोर्सेस से हमें न मिले। लाइक एवरी पावरफुल मीडियम, देयर इज एज मच पोटेंशियल harm the internet sources can do, and like any other media source, the most important factor that determines its positive impact on society is the judicious use of the internet। अब देखो, हर पावरफुल मीडियम की तरह जो इंटरनेट होता है ना, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। इसके पास इतना पोटेंशियल होता है कि ये सोसाइटी को हार्म कर सके, और इसके पास इतना पोटेंशियल भी हो सकता है कि ये सोसाइटी को अच्छा कर सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सके सोसाइटी पे। फॉर इंस्टेंस, when we assess information on the internet, we can also assess sites that have material that may be potentially damaging
टू द माइंड्स ऑफ यंग पीपल। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, सर्च करते करते आप ऐसी साइट्स पे भी जा सकते हो जो शायद आपके लिए अच्छी ना हो, जो शायद आपको डैमेज करे, आपके दिमाग को डैमेज करे, ठीक है, आप पे शायद बुरा असर डाले। Internet is also a powerful source of sharing information by criminals who work towards harming other people and therefore society in general. इंटरनेट के थ्रू कई सारे क्रिमिनल अटैक भी होते हैं, साइबर अटैक आपने सुना होगा, वो भी होते हैं। उससे क्या होता है, लोगों को, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा हार्म होता है। It is very important for parents and other concerned adults to be aware of the media accessed by their children. तो पेरेंट्स को चाहिए, या जो भी घर पे बड़े हैं उनको चाहिए कि वो बच्चे पे नज़र रखें। अगर बच्चा कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है या इंटरनेट पे कुछ कर रहा है तो उनको बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। विदाउट बीइंग ओवर स्ट्रिक्ट, parents, teachers and other can guide children towards the optimal use of media sources and can thus gather important information, receive entertainment and also network with other people. तो आपको जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे पेरेंट्स हो, टीचर हो या कोई भी गार्जियन हो, उसको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस उसको क्या करना है, उसको बच्चे को समझाना है ताकि बच्चा मीडिया को अच्छे से यूज़ कर पाए, पॉजिटिवली यूज़ कर पाए, ठीक है, और अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए, ठीक है, ऐसे लोगों से मिल पाए जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। कभी कभी फेसबुक के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हमारे ऐसे लोगों से भी दोस्ती हो सकती है जो शायद हमारे लिए अच्छे ना हो। Thus we can say that no medium is harmful in and of itself. It is the way in which it is used and the purpose for which it is used that makes it good or bad. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी मीडियम हार्मफुल नहीं होता, ठीक है। डिपेंड इस पे करता है कि हम उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम उसको गलत चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो गलत ही होगा, हमारे लिए उसका असर नेगेटिव ही होगा। In the box, there are a few simple guidelines to parents or caregivers for facilitating responsible television viewing among children. देखो, तो यहाँ पे बॉक्स में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए या केयर गिवर के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को बता पाएँ कि क्या चीज़ें उन्हें देखनी है, ताकि वो बच्चे को एक अच्छा व्यूअर बना पाएँ, एक रिस्पॉन्सिबल व्यूअर बना पाएँ, ठीक है। In order to facilitate responsible TV viewing, the following points are helpful for caregiver. तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल व्यूअर बनाने के लिए यहाँ पे केयर गिवर्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई हैं। सबसे पहला है, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ व्हाट प्रोग्राम्स योर चिल्ड्रन आर वॉचिंग। सबसे पहले तो आप जानते रहो, एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कौन सा प्रोग्राम देख रहा है। प्रिफरेबली वॉच विथ देम रेदर देन यूजिंग द टीवी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर यू। तो अच्छा होगा कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के टीवी देखें। बच्चा जो चीज़ें देख रहा है आप भी उसके साथ देखें, ठीक है। तो अपने लिए टीवी देखने से बेटर है कि आप बच्चा जो भी देख रहा है उसके साथ आप बैठ के वहाँ पे देखें। टीवी व्यूइंग इज़ अ हैबिट, सो सेट द ट्रेंड अर्ली। देखो, टीवी व्यूइंग क्या है, ये हैबिट है, ये पड़ जाती है आदत, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, ठीक है। तो बच्चे को आपको इसकी एकदम बुरी आदत भी नहीं लगवानी है। बच्चे को ऐसी चीज़ें दिखाएं स्टार्टिंग से ही जो उसके लिए पॉजिटिव हो, ठीक है, जो उसके लिए अच्छी हो। इफ़ यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू बी वॉचिंग लिमिटेड आवर्स, रिमेंबर योर ओन पैटर्न ऑफ वॉचिंग टेलीविजन इज़ द बिगेस्ट गाइड फॉर द चाइल्ड। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा लिमिटेड आवर्स के लिए टीवी देखे तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा टीवी देख रहे हो तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कम टीवी देखे। तो आप खुद भी टीवी देखना थोड़ा सा लिमिटेड करो। रिकमेंड
to the child the programs that are fun and informative for children। तो आप अपने बच्चों को वो प्रोग्राम्स दिखा सकते हो जो थोड़े से फ़नी होते हैं, जो बच्चों के लिए इंफॉर्मेटिव होते हैं। It is often useful to place a TV in a central place so that everyone can watch। तो ज़्यादा यूज़फुल होगा कि टीवी ऐसी जगह पे रखी जाए जहाँ पे हर कोई टीवी देख सके। ठीक है, टीवी पे कौन सा प्रोग्राम आ रहा है हर कोई देख सके, ताकि बच्चे को कभी अकेले में टीवी देखने का मौका न मिले। डू नॉट यूज़ द टीवी एज अ पनिशमेंट, स्विचिंग ऑफ और रिवॉर्ड can see all the time। This adds unnecessary complication to the dynamics around viewing for long hours। तो आप टीवी को एज अ पनिशमेंट भी यूज़ मत करो, टीवी को एज अ रिवॉर्ड भी यूज़ मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बच्चा ने कुछ गलती की तो आपने उसका टीवी ही बंद कर दिया, या बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आपने कहा कि चलो आज तुम जितना मर्जी उतना टीवी देख लो। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि इससे बिना मतलब का बच्चे के अंदर एक होता है ना, उसके अंदर टीवी के लिए थोड़ा सा लालच आ जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम्स children want movement and entertainment। Let the child watch some TV, but ensure that the child gets adequate outdoor activity। देखो, एग्ज़ाम के टाइम पे एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होती है और मूवमेंट भी ज़रूरी होता है, और बच्चा ऐसा चाहता भी है कि वो थोड़ा सा टीवी देख ले, तो उस समय बच्चे को थोड़ा टीवी देख ले देना चाहिए। लेकिन ये भी आपको इंश्योर करना है कि बच्चा आउटडोर एक्टिविटी भी करे, सिर्फ टीवी ही बैठ के दिन भर ना देखे। दिस इज़ गुड फॉर द मेमोरी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग एग्जाम्स। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूरी है मेमोरी के लिए, और उस समय क्या होता है, आप इमोशनली स्टेबल होते हो जब आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हो। तो बच्चे के लिए वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं, खास करके एग्ज़ाम के समय पे। Explain to the child that the violence and bloodshed is hurtful for people experiencing it, even if you cannot feel the pain। देखो, आप अगर बच्चे कोई चीज़ न्यूज़ में आ रही है, जैसे मान लो न्यूज़ में आ रहा है कि कहीं पे कोई वायलेंस हो गया, ठीक है, कहीं पे खून खराबा हो गया, तो आपको ये बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये चीज़ वहाँ के लोगों के लिए, जो भी वो वायलेंस झेल रहे हैं या जो भी वो खून खराबा झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल है। भले ही आप उसको महसूस ना कर सको, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को वो बताओगे, ताकि बच्चे को एक समझ में आए कि वायलेंस ख़राब चीज़ होती है, खून खराबा ख़राब चीज़ होता है, लोगों को इससे परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। लिमिट टीवी viewing to a few programs a day rather than leaving it on all the time। तो जो टीवी देखी जा रही है ना, उसको लिमिटेड कर दो कुछ प्रोग्राम्स तक, मतलब कुछ प्रोग्राम्स ही देखा जाए, दिन भर टीवी ऑन नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अवॉइड व्यूइंग लेट इनटू द नाइट with young children, since many of the programs are unsuitable for children। तो लेट नाइट तक टीवी नहीं देखनी चाहिए, खास करके छोटे बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि रात के समय में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए अनसुटेबल होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। Have a variety of activities like indoor games, board games, stories and book reading along with TV। और भी टीवी के साथ और भी एक्टिविटी आप करा सकते हो घर में ही, जैसे इंडोर गेम्स खेल सकते हो आप बच्चों के साथ, बोर्ड गेम्स खेल सकते हो, बच्चों को स्टोरी सुना सकते हो, बुक रीडिंग कर सकते हो बच्चे के साथ। ठीक है, ताकि बच्चे का टीवी से थोड़ा सा ध्यान हटे। तो अब यहाँ पे देखो, एज अ पेरेंट आपको बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी बच्चा अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगा। अदरवाइज जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो टीवी ही देखेगा। अनदर इम्पॉर्टेंट सोशल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल्स इज फिल्म्स। अब देखो, एक और भी चीज़ है जो कि हमारे ऊपर असर डालती है, वो क्या है, वो है फिल्म्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म्स एंड इट इज़ नो सरप्राइज दैट सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल मॉडल्स आर फिल्म स्टार्स। इंडिया में फिल्म का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे कोई सरप्राइज वाली बात नहीं कि बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल फिल्म स्टार होते हैं। द फैन फॉलोइंग ऑफ अमिताभ बच्चन मस्ट
इंक्लूड मिलियन ऑफ पीपल। तो अमिताभ बच्चन की अगर फैन फॉलोइंग देखी जाए तो मिलियंस ऑफ पीपल उनके फैन हैं। दीज फैंस लुक अप टू हिम एज अ रोल मॉडल and try to follow his actions, his appearance and sometimes even his lifestyle। तो ये जो फैन होते हैं ना, फैन का मतलब क्या है कि आप उनको फॉलो करते हो। तो जब जो भी लोग इन लोग के फैन होते हैं वो इनको फॉलो करते हैं, इनकी एक्शंस को, इनकी अपीयरेंस को और कभी कभी इनके लाइफ स्टाइल तक को हम फॉलो करते हैं। पीपल वॉन्ट टू बिकम लाइक हिम। कुछ लोग एक्टर्स की तरह बनना भी चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल लिया है तो यहीं पे बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। एक्टर्स आर देयरफॉर कैरिस्मेटिक एंड हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। तो जो एक्टर्स होते हैं ना वो कैरिस्मेटिक होते हैं, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी मैग्नेटिक होती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है और इनका सोसाइटी पे असर भी पड़ता है। देयर कंडक्ट इज ऑलवेज अंडर scrutiny and our newspapers and TV channels follow their every move very closely। तो जो इनका कंडक्ट होता है, जो इनका बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा नज़र रखा जाता है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाती है मीडिया के थ्रू। और आप देखते हो कि जब भी कोई भी चीज़ होती है उनसे रिलेटेड तो वो तुरंत न्यूज़पेपर में, टीवी पे आ जाती है। We also listen carefully to news items about them and discuss their lives with our family and friends। और हम भी अगर एक्टर एक्ट्रेस के बारे में कोई न्यूज़ होगी तो हम भी उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके लाइफ को, उनके द्वारा किए गए एक्शन को हम डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से। Apart from actors, film both reflect and affect social reality। देखो, एक्टर्स के अलावा फिल्म भी सोशल रियलिटी को अफेक्ट करती है और उस पर अपना असर डालती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर द ईयर्स द इमेज ऑफ वुमेन इन मूवीज हैज चेंज्ड एंड नाउ वी आर एक्सेप्टिंग अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ स्टोरीज इन फिल्म। देखो, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि इधर कुछ सालों में जो वुमेन की इमेज है फिल्म्स में वो चेंज हुई है और अब क्या है, हमें बहुत से अलग अलग वैरायटी की स्टोरीज देखने को मिलती है जहाँ पे विमेन लीड रोल में देखने को मिलती है। मीनवाइल वी ऑल्सो सी दैट अ नंबर ऑफ फिल्म्स आर बैंड बाय द सेंसर बोर्ड और अ रिलीजियस कमिटी। और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनको सेंसर बोर्ड बैन कर देता है या कोई रिलीजियस कमिटी बैन कर देती है। क्यों बैन कर देती है? क्योंकि उसमें कुछ चीज़ ऐसी दिखाई गई होती है जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी में जब वो चीज़ें जाएंगी तो उनका गलत असर पड़ेगा लोगों के ऊपर। इफ फिल्म्स वर इनकॉन्सिक्वेंशियल नो वन वुड बैन दैम। अगर फिल्म लोगों को अफेक्ट नहीं करती तो कोई उनको बैन नहीं करता, लेकिन सब जानते हैं कि फिल्म्स का लोगों के ऊपर, लोगों की लाइफ्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए अगर उसमें कोई गलत चीज़ होती है तो उसको बैन कर दिया जाता है। द ट्रुथ इज दैट द मल्टी कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी provide rich material for film scripts as well as multiple challenges to movie makers। देखो, सच तो ये है कि हमारी जो सोसाइटी है ना वो मल्टी कल्चरल है, तो यहाँ पे जो भी फिल्म मेकर्स होते हैं उनके लिए ऑप्शन तो बहुत है, उनके पास स्टोरीज तो बहुत हो जाएंगी, उनको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। क्यों मिल जाएंगी? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में, कि कई टॉपिक हैं, कोई भी टॉपिक उठा के आप फिल्म बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि मल्टी कल्चर है। हो सकता है कोई फिल्म किसी कल्चर वाले लोग को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, तो सबको ध्यान में रख के कोई फिल्म बनाई जाती है, फिर उसको लोगों के सामने लाया जाता है। फिल्म्स ऑल्सो ब्रिंग होम टू अस द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो फिल्म के थ्रू हमको डिफरेंट कंट्री के कल्चर्स के बारे में पता चलता है। थ्रू फॉरेन फिल्म्स वी लर्न अबाउट न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल and may know
some of their ways of living, whether it is in Europe और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो फॉरेन फिल्म्स जब हम देखते हैं ना, तो हमें अलग अलग जगहों के बारे में पता चलता है, लोगों के बारे में पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि अलग अलग कंट्रीज़ के लोग कैसे जीते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है। ठीक है, चाहे वो यूरोप के लोग हों, अमेरिका के लोग हों, ऑस्ट्रेलिया के लोग हों, कहीं के भी लोग हों, सबके बारे में हमें पता चल जाता है फिल्म्स के थ्रू। In this manner, different media provide us with windows to the world through which we are entertained, informed, emotionally moved, and socially networked with people around all over the world. तो इस तरह से जो मीडिया है ना, वो हमें एक खिड़की प्रोवाइड कराती है, एक विंडो प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं, हम इंटरटेन्ड हो सकते हैं, हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ हम इमोशनली भी लोगों से कनेक्ट होते हैं। मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आया है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप भी उनके लिए बुरा फील करने लगते हो। ठीक है, तो इस तरह से फिल्म्स या जो भी डिफरेंट तरह की मीडिया हमें लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमें लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं। इट इज़ दस अ क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ सोशल रियलिटी एंड कल्चरल डायनामिक्स। तो ये जो मीडिया है ना, ये क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है सोशल रियलिटी का, सोसाइटी के बारे में जानने का, सोसाइटी हमारी कैसी है उसके बारे में जानने का, लोगों का कल्चर कैसा है उसके बारे में जानने का एक तरीका है मीडिया। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इंडिविजुअल चाइल्ड, कम्युनिटी एंड द सोसाइटी। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।